नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम आज पढ़ रहे हैं आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो चैप्टर है आपका 4, जिसका नाम है माटी वाली। यानी कि जो आपका चैप्टर है ये लिखा गया है विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा। तो जैसे कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम है माटी वाली। तो ये पाठ एक महिला के बारे में है जो अपने कनस्तर में, अपने डब्बे में मिट्टी भरकर लोगों के घर घर देने जाती है, बेचने जाती है और उसी से वो अपना परिवार चलाती है, उसी से वो अपना घर चलाती है। तो देखिए बहुत ही एक तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी ने एक छोटी सी एक कहानी के रूप में इस पाठ को लिखा है। बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा है। तो क्या कुछ है इसमें हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम माटी वाली। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया गया है, शहर के समेल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर। जो शहर के समेल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर जो जगह है उसका नाम है तप्पड़ मोहल्ला, और उस मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में, खोली कहते हैं जो दरवाजा होता है, खोली यानी कि जो घर का दरवाजा होता है। तो ये जो हमारे कुमाऊं की या गढ़वाल की जो भाषा है उसमें कहा जाता है दरवाजे के सामने उसे खोली। तो खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यानी कि जो बोझ उसने सर पर रखा हुआ था वो दोनों हाथों से नीचे उतारा, और वो था मिट्टी से भरा एक कंटर। मिट्टी से भरा एक कंटर। देखिए कंटर जो है ये भी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में कनस्तर को कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ऑयल के ये जो कनस्तर होते हैं, तेल के जो ये कनस्तर होते हैं भरे हुए, तो उसको कंटर कहते हैं। तो उसने क्या उतारा, मिट्टी से भरा एक कंटर उतारा, माटी वाली। और वो कौन है, माटी वाली, यानी कि मिट्टी देने वाली, मिट्टी बेचने वाली। क्योंकि गांव घरों में क्या होता है कि घर की लिपाई के लिए एक अलग खास तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जो थोड़ा सा चिकनी होती है और थोड़ा सा रेड कलर की होती है, गेरुए रंग की होती है, और उसमें गेरू भी मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, काफी अच्छा रंग उसमें आ जाता है, और फिर उससे घरों की दीवारों की और फर्श की लिपाई की जाती है। तो इस तरह से टिहरी के शहर में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसे वह न जानती हो, या जहां उसे न जानते हो। जो गढ़वाल का टिहरी एक तरह से जगह है, वहां का जो शहर है, वहां का जो बाजार है, मार्केट है, वहां के घरों में, टिहरी शहर की में शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे नहीं जानता होगा या वो किसी को नहीं जानती होगी। घर के कुल निवासी बरसों से वहां आते रहे हैं, किराएदार उनके बच्चे तलक। यानी कि जो घर के मूल निवासी हैं या उनके घरों में आने वाले किराएदार या वहां रहने वाले जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, सब कोई, हर कोई उस माटी वाली को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। यानी कि उस पूरे शहर में घर घर जाकर लाल मिट्टी देकर आने वाली वो अकेली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिससे घरों की जो फर्श होते हैं और दीवारें होती हैं उनकी लिपाई की जाती है, तो वो स्पेशल तरह की मिट्टी होती है। यानी कि कभी कभी तो गोबर से भी लिपाई की जाती है या गोबर में मिट्टी मिक्स करके भी लिपाई की जाती है। लेकिन जब घर को
एक सुंदर रंग देना हो, एक अच्छे साफ सफाई से उसको अगर लीपना हो, तो उसके लिए लाल रंग की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और वो थोड़ा सा चिकनी मिट्टी भी होती है। तो यहाँ पर जो माटी वाली थी उसका काम यही था कि वो सर पर कंटर रखकर जगह जगह जाती थी, और जिस घर में मिट्टी की जरूरत है वहां पर वो मिट्टी देकर आ जाती थी। और इस पूरे शहर में, यानी कि टिहरी का ये जो पूरा शहर है, यहाँ पर उसके अलावा उस काम को करने वाला, यानी कि दूसरा मिट्टी बेचने वाला कोई भी नहीं था, यानी कि मिट्टी देने वाला कोई भी नहीं था। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई भी प्रतिद्वंदी। देखिए आजकल क्या होता है, अगर आप एक छोटा सा स्टॉल यहाँ पर लगा लेते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट, चाय, समोसे, पकोड़े, जलेबी, यानी कि आपका थोड़ा सा रोजगार चल जाए, तो आप देखेंगे कल परसों तक आपके बगल में ऐसे 10 खुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा कि किस तरह से आप जो अपने ग्राहक हैं, अपने कस्टमर हैं, उनको बुलाते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनको इम्प्रेस करते हैं अपने खाने खिलाने से। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, आपको अपनी चीज में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने काम में। लेकिन यहाँ पर जो माटी वाली थी उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर माटी वाली से नहीं लेगा मिट्टी तो दूसरे से ले लेगा, या दूसरे से नहीं लेगा तो तीसरे से ले लेगा, तीसरे से नहीं लेगा तो चौथे से ले लेगा। ऐसा उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। वो जहां भी जाती थी सब लोग उससे मिट्टी लेते थे, और इस तरह वो हर दूसरे दिन अलग अलग जगहों पर जाकर मिट्टी दिया करती थी। तो उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। चूल्हे का जलना क्यों कहा है? देखिए हमारे यहाँ पर पहाड़ों में जब खाना बनाने के बाद घर की चूल्हे की लिपाई नहीं की जाती है, तब तक उसमें दोबारा खाना नहीं बनाया जाता, तब तक उसे अशुद्ध माना जाता है। यानी कि खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद चूल्हे की लिपाई की जाती है, साफ किया जाता है उसे। और जब तक चूल्हे की लिपाई नहीं की जाती, उसमें दूसरी बार का खाना, खास तौर पर अगर लंच बना रहे हैं, रात के डिनर के बाद शायद ना करें, क्योंकि सुबह सुबह तो झाड़ू पोछा जैसे हम करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से सफाई करने के बाद चूल्हे की लिपाई की जाती है, तब उसमें आग जलाई जाती है। और दिन का लंच बनाने के बाद भी उसकी सफाई करके उसकी लिपाई की जाती है। तो अगर माटी वाली ना पहुंचे तो वहां के कई घरों में चूल्हा तक ना जले, यानी कि क्योंकि चूल्हे की लिपाई नहीं हो पाई है तो कैसे उसे दोबारा जलाया जाएगा, उस पर भोजन बनाना अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी कि अगर माटी वाली माटी नहीं देगी तो लोगों के सामने क्या होगा कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद, यानी कि भोजन बनाने से पहले, जैसे सुबह के समय चूल्हे की लिपाई करके ही उसके ऊपर खाना चढ़ाया जाता है। जैसे लंच बनाने के बाद खाने के बाद चूल्हा चौका करना, यानी कि जब बर्तन धो लिए जाते हैं तो उसके बाद चूल्हे की सफाई और उसकी लिपाई की जाती है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक समस्या पैदा हो जाएगी कि कैसे ये काम किया जाए। भोजन जुटाने और खाने की तरह भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, जिस तरह से लोगों की समस्या होती है कि वो कैसे भोजन जुटाएं, कैसे भोजन इकट्ठा करें और कैसे भोजन बनाएं, वैसी ही एक समस्या है कि चूल्हे की लिपाई कैसे की जाए। बिल्कुल ये समस्या बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैंने कहा कि अगर एक बार खाना बन गया चूल्हे पर, लंच बन गया या सुबह का या डिनर बन गया रात का, तो उसके बाद चूल्हे की लिपाई करनी ही करनी है। तो वरना दूसरी बार का, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग उस पर कैसे उसमें आग जलाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों पर हो जाती है। और इस तरह से घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए।
चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में जो घरों की पुताई की जाती है, जैसे कि मैंने कहा घरों में जो शहरों के मकान होते हैं उनको क्या किया जाता है, उन पर पेंट किया जाता है। उनको एक पेंट ब्रश से पेंट लेकर पेंट किया जाता है। लेकिन जो पहाड़ के मिट्टी वाले घर होते हैं, पत्थर वाले घर होते हैं, जिनकी चिनाई मिट्टी और पत्थरों से की जाती है, उनको साल भर में दिवाली के समय जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, पुताई करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तो बिल्कुल साल भर में घर की पूरी सफाई की जाती है और फिर उसी मिट्टी से, उसी लाल मिट्टी से पूरे घर की दीवारों की, पूरे घर के फर्श की लिपाई की जाती है। नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो जो टिहरी शहर है या जो हमारे पहाड़ के जितने भी कुछ गांव हैं वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, तो वहां पर जो नदी की रेतीली मिट्टी है उससे लिपाई करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। यानी कि अगर कोई बाहर से भी वहां पर आया है और बाहर से वहां पर आया है, किराएदार है, तो अगर वो पहली बार उसे अपने आंगन में देख लेता है तो वो भी उसका ग्राहक बन जाता है, यानी कि वो भी उससे मिट्टी लेने लगता है। इस तरह से घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, एक छोटे से नाटे कद की हरिजन बुढ़िया है वो माटी वाली। तो इस तरह से शहरवासी, जो शहर के लोग हैं, वो माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। यानी कि शहर के जो लोग हैं अब उसको इतने ज्यादा अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, इतने ज्यादा अच्छे से पहचानने लगे हैं कि वो उसे क्या, उसके कंटर को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जो उसका कनस्तर है जिसमें वो मिट्टी भर भर कर लाती है उसको भी बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ला, यानी कि जो सर पर, जैसे आपने देखा होगा शहरों में भी, जैसे राजस्थान या जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर मिट्टी, शहर के जो गांव होते हैं वहां पर भी आपने देखा होगा कि सर पर जो घड़ा होता है उसके नीचे एक जो रद्दी कपड़ा होता है, पुराना जो पुरानी कॉटन की धोती या पुराना कोई कपड़ा, तो उससे क्या बनाया जाता है, सर पर रखने के लिए, ताकि वो जो चीज वो चुभे नहीं बर्तन सर में, तो उसके लिए वो बनाया जाता है। उसको कहते हैं डिल्ले। डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। छुलबुल मतलब लगभग ऊपर तक फुल भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, यानी कि जो कनस्तर है उसको कभी भी ढका हुआ कोई ढक्कन उस पर लगा हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक कनस्तर जो है काफी साल चल जाएगा। तो वो जब भी नया कनस्तर यूज करती है तो आपने देखा होगा कनस्तर जो ऑयल के लिए यूज किया जाता है, ऑयल रखने के लिए, तो उसके ऊपर की जो एक तरह से कवर होता है, ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको वो काट लेती है, काट कर हटा देती है। और ढक्कन के न होने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की कामिनी दौड़ते हुए वहां पहुंची और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो शहर में जब वो गई तो उसने जब अपना कनस्तर नीचे रखा, इतनी देर में ही उसके सामने एक 9-10 साल की छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पर पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। और तब तक
एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि जरा सा हमारे यहाँ पर भी आ जाना। उन्होंने कहा आती हूं अभी। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा, क्योंकि आंगन की लिपाई भी उससे की जाती है। और आंगन किस टाइप के होते हैं, उनमें चौड़े चौड़े जो पत्थर होते हैं, पहाड़ों पर आपने देखा होगा इस तरह के चौड़े चौड़े पत्थरों को ऐसे लगाया जाता है और इनके बीच में सीमेंट नहीं बल्कि मिट्टी को भरा जाता है और कई बार इनकी इसी तरह से मिट्टी से लिपाई भी इसके ऊपर से कर दी जाती है। तो अलग अलग तरह के चौड़े, लंबे, छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें लगाया जाता है और उससे क्या कहा जाता है, आंगन, यानी कि जो घर का आंगन होता है। तो वहां पर एक कोने में रख देने को कहा और तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पे आई है हमारे घर। तो यहाँ पर जो मालकिन है, यानी कि जो उस घर की मालकिन है, उन्होंने कहा कि तुम मिट्टी साइड में खाली कर दो और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, यानी कि चाय के टाइम पे आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। जो भी भाग्यवान लोग होते हैं, जो एक तरह से जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं, वो हमेशा खाते वक्त सही पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा भाग्यवान आए खाते वक्त। और वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसने क्या किया, अपनी रसोई में गई और वहां से 2 रोटियां लेकर आई और 2 रोटियां उसे पकड़ाकर वो फिर से अपनी रसोई में घुस गई। और माटी वाली ने जब वो रोटियां उसके पास आई तो सबसे पहले उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, क्योंकि इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर लिया। फिर इकहरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि वो कैसे फोल्ड किया जाता है, जैसे इस तरह की, अगर इस तरह का कोई अगर कपड़ा है तो उसको यहाँ से सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया जाता है और फोल्ड करने के बाद उसको इस तरह से गोल बनाया जाता है। इस तरह से सर पर रखने के लिए उसको गोल बनाया जाता है। तो उसने क्या किया, जब उस मालकिन ने उसे रोटी दी तो उसने क्या किया, सबसे पहले इधर उधर देखा कि कोई उसे नहीं देख रहा है। उसने क्या किया, अपने सर से वो ढिल्ला हटाया, उसे खोला, उसके सारे फोल्ड खोले, उसको फैलाया। उसका एक कोना जब खुलकर सामने आया तो वो एक पुरानी सी फटी हुई चादर का कपड़ा था। और फिर उसने क्या किया, उसने मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले चुपके से अपने हाथ में 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। उसने क्या किया कि इससे पहले कि मालकिन बाहर आए, उसने फटाफट वो रोटी उसमें डाली, उसको फोल्ड किया, उसमें गांठ लगाई और रख दिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और हाथ में दूसरी रोटी पकड़ी है और अपने मुंह को ऐसे ही चला रही है जैसे खाना खा रही है, यानी कि खाना खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन तब तक घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी और उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। और उसने क्या किया, पास आकर वो गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इस चाय के साथ निगल जाए। यानी कि उन्होंने रोटी दी और कहा कि अभी सब्जी और या कुछ तो है नहीं, तो इस चाय के साथ ही तुम ये रोटी खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथों में उठा लिया। यानी कि इस तरह से कपड़े का एक छोर लिया, उस पर उस गिलास को पकड़ लिया उस छोर से। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले
शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उसमें लंबी लंबी फूंक मारी। तो एक तरह से दिखाया जा रहा है कि कितनी छोटी छोटी चीजों से उनको खुशी मिलती है और कैसे वो अपने जीवन को जी रही हैं। तो उसने क्या किया, उस चाय के एक गिलास में फूंक मारी और रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, यानी कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, यानी कि चाय के साथ तो सब्जी की जरूरत ही नहीं है। भूख तो अपने में ही एक साग होती है बुढ़िया। अब जो ठकुराइन है उसने कहा कि भूख तो अपने में ही एक साग है। आपने कहावत भी सुनी होगी, भूख मीठी तो भोजन मीठा। यानी कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, खास तौर पर बच्चों के साथ होता है, क्योंकि उनको तो भूख किसी और चीज की लगी होती है, उन्हें तो खाना खाना ही नहीं होता है, उन्हें भूख ही नहीं लगती, उनका ध्यान खेलने में होता है। तो इस तरह से उनको उनके सामने अगर कुछ भी खाना रख दो तो ये अच्छा नहीं है, ये हमारी पसंद का नहीं है, ये हम नहीं खाएंगे। ज्यादातर इस तरह के काम बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा भूख तो अपने आप में एक साग है ठकुराइन जी, बुढ़िया। यानी कि अगर भूख लगी है तो उस समय पर हम ये नहीं देखते कि सब्जी कैसी हो रही है, सब्जी में नमक है या नहीं, सब्जी में मिर्च है या नहीं, ये टेस्टी भी है या नहीं। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें नहीं देखते। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूख हमें कितनी लगी हुई है और उस हिसाब से हमें कितना खाना चाहिए। तो इस तरह से भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी कि भूख मीठी या भोजन मीठा। तो इस तरह से तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा जो मालकिन है उनसे कि तुमने अभी तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, क्योंकि पीतल के गिलास का जो टाइम है वो तो काफी पुराना समय है और अब इस तरह से लोगों के घरों में पीतल के गिलास का या पीतल के बर्तनों का यूज होना बहुत थोड़ा सा ऐसे कॉमन सा नहीं लगता। पूरे बाजार में और किसी घर में अब ये नहीं मिल सकते ये गिलास, यानी कि अब पूरे बाजार में ढूंढ लो या किसी के भी घर में ढूंढ लो, अब ये गिलास नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर वो जो ठाकुराइन है वो कहती हैं कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। यानी कि कई बार जो है इन ग्लासों के खरीदार वो हमारे घर तक आए और इनको खरीदने के लिए चक्कर काट कर निकल गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव को बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। यानी कि उन्होंने ये अपने पुरखों की अमानत के तौर पर रखे हैं। उनके पुरखों की गाढ़ी कमाई है ये। गाढ़ी कमाई यानी कि बहुत मेहनत से कमाई गई चीजें हैं ये। और वो कहती हैं इस तरह मैं इन चीजों को बेकार के भाव नहीं बेचूंगी। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कई स्वादिष्ट चटपटी चीजें रखने के बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करके उन्होंने ये चीजें खरीदी हैं। तो देखिए जो इंसान ये सारी चीजें करता है, यानी कि सेविंग्स करता है, पैसे कमाता है, पैसे जुटाता है, परिवार चलाता है, उसको ये बात एक बारी में समझ में आ जाती है। क्योंकि उनको पता है कैसे उनके पुरखों ने, कैसे उनके सास ससुर ने, कैसे उनके मम्मी पापा ने ये चीजें कितनी मेहनत से, यानी कि उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने अपनी जीभ के कई स्वादिष्ट और चटपटी जो चीजों के स्वाद के बजाय अपनी मेहनत को चुना कि अगर मैं इन पैसों से चीजें खा लूं तो क्या होगा। देखिए खा लें तो पैसे उसी समय खत्म, लेकिन अगर उसे थोड़ा बहुत बचा कर रखा जाए तो ये चीजें देखिए आगे किस तरह से काम आ जाती है। तो उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपनी तंगी के दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में इतनी मेहनत करके, अपने पेट पर कंट्रोल करके, अपनी जीभ पर कंट्रोल करके ये पैसे इकट्ठे करके ये ग्लास खरीदे होंगे। उन्होंने कहा अगर उसके दाम पूछो, तो उन्होंने कहा अगर आप दाम पूछो तो दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है
और ये व्यापार हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। ये जो व्यापारी होते हैं, यानी कि अगर मार्केट में इनका एक्चुअल रेट अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। जैसे देखिए जितनी भी धातुएं हैं, यहाँ से सोने से लेकर, चांदी से लेकर, तांबे से लेकर, पीतल से लेकर, कांसे से लेकर, ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा महंगी मिलती है बाजार में, बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो इसीलिए वो कहती है कि अगर बाजार में जाकर इनके दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगेगा। लेकिन ये जो व्यापारी होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके घर पर तो ये पूर्वजों की रखी हुई चीजें हैं, इनको इनसे कोई लोभ या लालच नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है इस तरह से कर देते हैं कि वो अपनी जो चीजें होती हैं, पुरानी चीजें जो होती हैं, उन्हें एक तरह से बेच देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि वो इन चीजों को सस्ते भाव खरीद लेते हैं और तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से, क्योंकि लोग जो है थोड़े से पैसे के लालच में इन चीजों को अपने घरों से बेच देते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, या फिर कांच के, या फिर चीनी मिट्टी के। तो वो कहती हैं कि अब लोग इतना लंबा नहीं सोचते। अब आप किसी भी घर में जाओगे, आपको या तो स्टील के बर्तन, या आपको कांच के बर्तन, या चीनी मिट्टी के बर्तन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वो कहती है, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। यानी कि वो कहती है कि अब मतलब इंसान का अपनी चीजों के प्रति जो मोह है, अपनी चीजों के प्रति जो लगाव है, अपनी चीजों के प्रति जो लालच है, वो क्या होता है, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पाता है। तो वो कहती है कि अब इस शहर को ही देख लीजिए कि इस शहर को छोड़कर अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से ठाकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। यानी कि वो अब बातचीत कर रही है। तो देखिए टिहरी पर जब डैम बना था, टिहरी पर जब डैम बना था तो वहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा था। वहां के लोगों को वहां पर जितनी उनकी जमीन है उसी के आधार पर, उनकी जमीन के रेट के हिसाब से उनको दूसरी जगह पर जमीन या घर या मकान दिलाया जा रहा था, उसी आधार पर। तो वो कहती है कि अपने इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। और खास तौर पर जो पैसे वाले लोग होंगे, जो जमीन जायदाद वाले लोग होंगे, कि वो तो कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरा क्या होगा, यानी कि सरकार मुझे किसके बदले पर घर देगी, किसके बदले पर जमीन देगी, किसके बदले पर लोन देगी। तो ये सारी चीजें मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। इस तरह से बात करते करते जब चाय खत्म हो गई तो जो माटी वाली है उसने क्या किया, उसने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। यानी कि जब उसने चाय खत्म की और चाय खत्म करने के बाद उसने क्या किया, अपना जो कपड़ा था वो उठाया और अब वहीं से जो खाली कनस्तर था वो भी उठाया और वहां दूसरे घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यानी कि उसको कहा गया कि कल हर हालत में मिट्टी आ जानी चाहिए और इसी के साथ उसको 2 रोटियां पकड़ा दी गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह यह रोटियां अपने बुढ़े के लिए लेकर जा रही हैं। यानी कि अब उसको इस बात की परवाह नहीं है कि लोग जाने तो जाने कि आखिर ये रोटी को कपड़े में बांध क्यों रही है। तो वो ये रोटियां अपने घर पर जो उसके बूढ़े से पति हैं, बिल्कुल बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए लेकर जा रही है। क्योंकि उसके घर पहुंचते ही एक अशक्त बुढ़ा
कतर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है, कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। एक आसक्त बुढ़ा यानी कि बहुत ही ज्यादा जो वृद्ध व्यक्ति है वो घर पहुंचते ही उसकी तरफ आशा से देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। यानी कि वो सोचती है, देखिए उसकी जो एक तरह से सिचुएशन है वो किस तरह की है कि वो घर जाकर रोज यही सोचती है कि वो आज खाने में क्या बनाएगी और कैसे बनाएगी। लेकिन वो आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको पता है आज जब घर पर जाकर वह रसोई बनाने का इंतजार उसके बुढ़े को नहीं करना पड़ेगा, उसके पति को नहीं करना पड़ेगा और घर पहुंचते ही वो 3 रोटियां उसे दे देंगी और रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। यानी कि रोटियों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाएगी कि यानी आज उसको भोजन मिल गया। और वो कहती है कि वो साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। वो कहती है उसने सोचा है कि रोटियां पकड़ाएगी और साथ में बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो उन्होंने कहा कि तब उसे भी यही जवाब सुनाई देगा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। उसके गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, जो उसका गांव है वो शहर से इतना पास भी नहीं है, यानी कि जो एकदम जल्दी से वो पहुंच जाए इतना भी नजदीक उसका गांव नहीं है। कितना ही तेज चलो, यानी कि कितने ही तेज कदमों से वो चले, फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। यानी कि उसका गांव शहर से बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है और खास तौर पर वहां पर गाड़ी की या एक तरह से जो यातायात के संसाधन है वो नहीं उपलब्ध है और होने से भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गाड़ियों से अपने घर जाए। तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरे दिन मटखान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे पहुंचाने। यानी कि क्या करती है कि वो सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती है और जो मटा खान होती है, मटा खान यानी कि जो जहां पर ये लाल मिट्टी उपलब्ध होती है, खान जैसे होता है ना खदान, तो मिट्टी के खदानों से, मिट्टी के खदान जहां पर लाल मिट्टी चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, और दिन भर वो वहां रहकर मिट्टी खोलती है और शाम के टाइम फिर उसे इस तरह से कनस्तरों में भरकर लोगों के घर पहुंचाती है। लोगों के घर जो अलग अलग जगहों पर है वहां पर वो पहुंचाती है और इस तरह से विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक वो पहुंचाती है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, यानी कि वो अभी जो उसकी जो छोटी सी झोपड़ी है वो गांव के एक ठाकुर के जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगारी करनी होती है। यानी कि जहां पर उसकी ये झोपड़ी खड़ी है वो एक ठाकुर की जो ठाकुर की जमीन है और उसके बदले भी उसको ठाकुर के घर में कई तरह की बेगारी करनी पड़ती है, कई तरह के जो काम है वो करने पड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक जाति जो जातिवाद जो है उसको भी यहाँ पर लेकर आया गया है कि किस तरह से यहाँ पर उन्हें अछूत बताया गया है और एक गरीबी जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है पाठ में। तो आगे देखिए, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। यानी कि आज उसने सोच लिया है कि आज जो उसका बुढ़ा है यानी कि उसके जो पति हैं अब वो एक गठरी में बदल गए हैं। गठरी यानी कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और बिल्कुल उनका वेट जो है बहुत कम हो गया है और वो बिल्कुल इतने इतने से दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज वह कोरी रोटियां अपने बुढ़े को नहीं खिलाएंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया और उसने क्या किया, जो माटी बेची थी, जो मिट्टी बेची थी, उससे उसने एक पाव जो है प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी
और बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होने पर ही उसके सामने परोसेगी 2 रोटियां। यानी कि उसने सोच लिया है कि वो आज अपने बूढ़े को एक तरह से कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी, वो पहले रोटियां नहीं दिखाएगी, पहले वो साग बनाएगी, यानी कि प्याज खरीद लिया है, प्याज को नमक मिर्च डालकर वो तल लेगी, फ्राई कर लेगी और उसके बाद वो खाना परोसेगी और उसके सामने रखेगी 2 रोटियां। तो अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, यानी कि अब वो जो उनके पति हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, बीमार रहते हैं, तो अब वो 2 रोटियां भी मुश्किल से ही खा पाते हैं। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5, अब उससे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटी से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। देखिए कैसे 3 रोटियों का भी इस तरह से हिसाब रखा जाता है। देखिए इसमें एक चीज हमको यहाँ पर ये भी समझ में आ रही है कि हम कई बार कितने ज्यादा कितना ज्यादा फूड वेस्टेज करते हैं, कितना ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं, खास तौर पर बच्चे। तो आज आपके लिए मेरी एक सलाह है कि कभी भी अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना आपको खाना है, एक्स्ट्रा खाना बिल्कुल भी ना लें। आपने एक लाइन भी पढ़ी होगी इसमें, उतना ही ले थाली में कि जो व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। यानी कि आपको अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेना है जितना आप खा सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कम लिया है और आपका पेट नहीं भरेगा, आप दूसरी बार ले सकते हैं। आपका पेट फिर भी नहीं भरा, आप तीसरी बार ले सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार में 4 बार के बराबर खाना नहीं लेंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग आज भी हमारे इस समाज में हैं, आज भी हमारे इस शहर में हैं, आज भी हमारे इस गांव में हैं, आज भी हमारे इस देश में हैं कि जो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, बहुत ही कठिनाइयों से कर पाते हैं। तो इसीलिए उतना फूड वेस्टेज ना करें, उतना खाना बर्बाद ना करें कि किसी दूसरे का पेट ना भर पाए। अगर आपसे हो सकता है, आपको लगता है आप कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर आप गए हैं और आपको लगता है कि अब आपने खाना जूठा नहीं किया है और वो बच गया है, तो आप उसको वहीं पर छोड़कर नहीं आएंगे, आप पैक करवा सकते हैं, उसको किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या आप घर आकर उसे खुद से यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए फूड वेस्ट करना सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, खाना वेस्ट करना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वृद्ध महिला जिसके अभी बैठकर खाने के दिन है, क्योंकि उसकी फैमिली में और कोई उसके साथ देने वाला नहीं है, उनका पालन पोषण करने वाला नहीं है, इतनी मेहनत वो करती है और उसके बाद वो किस तरह से एक एक रोटी का हिसाब रखती है कि कैसे वो अपने पति को पालेगी, कैसे उस अपने पति को खिलाएगी और कैसे वो खुद खाएगी। तो इस तरह से एक रोटी तो उसके पेट में पहले से जमा हो चुकी है। देखिए उसने हिसाब लगा रखा है कि मेरे पास 1.5 रोटी आएगी, चल जाएगा। अब देखिए वो सुबह 6 बजे निकल जाती है और दिन भर कुछ नहीं खाती और उसके बाद रात को एक टाइम खाना खाती है, वो भी भरपेट खाना नहीं खा पाती है। और इस तरह से वो मन में यह सब सोचती है और हिसाब लगाती लगाती हुई अपने घर पहुंच जाती है। क्योंकि आज वो अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास 3 रोटियां हैं और 1 रोटी वो पहले से खाकर आई हुई है। तो वो हिसाब लगाते हुए, यही कैलकुलेशन करते हुए आ रही है कि वो कैसे इन रोटियों का बंटवारा करेगी, कैसे अपने बुढ़े को खाना खिलाएगी। और इस तरह से जब वो घर पहुंच जाती है, अब उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। बहुत ही मार्मिक तरीके से यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी ने अपने इस चैप्टर को लिखा है। किस तरह से कंडीशन आप बताई है यहाँ पर बुजुर्गों की, वृद्ध व्यक्तियों की, जिनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता। और खास तौर पर गांव में
क्योंकि गांव में क्या होता है आजकल पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पलायन जो है वो हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर जॉब के बहाने, नौकरी के बहाने शहरों में आ जाते हैं और शहरों में ही बस जाते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप जो है गांव में रह जाते हैं अकेले, और कई बार उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरह से अब देखिए क्या होता है, जब वो इतने सारे सपने बुनती हुई आज वो चल रही है और जब वो घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और अब वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, लेकिन उनको जब पता चल जाता है कि उनकी पत्नी आ गई है, घर पर कोई आ गया है, वो थोड़ा सा हिल डुल जाते हैं, थोड़ा सा जताते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम आ गई हो। लेकिन जिस तरह से हमेशा की तरह उसके पैरों की आहट सुनकर वह आज चौंका नहीं, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, कोई एक तरह से कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई, यानी कि जिस तरह से वो लेटे लेटे या बैठे बैठे अपनी आंखें उसे देखने के लिए घुमाता था, लेकिन आज उसने वो नहीं किया। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, क्योंकि वो बिल्कुल डर गई थी। क्योंकि एक रूटीन था कि वो जब आती थी तो वो हमेशा वो पहचान जाता था कि वो आ चुकी है और वो हमेशा एक रिएक्शन देता था कि मैंने देख लिया है या मैं देख रहा हूं कि तुम आ गई हो। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से माटी वाली बहुत ज्यादा घबरा गई और घबरा कर उनके पास जाकर उन्हें जब छुआ तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। देखिए यहाँ पर माटी शब्द का प्रयोग किया है, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। आत्मा के बिना जो शरीर है वो एक मिट्टी है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, जब आत्मा इसको छोड़कर चली जाती है तो ये पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, तो इन सब में ये क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, राख बनकर रह जाता है, मिट्टी बनकर रह जाता है। तो आज वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अपने शरीर को छोड़कर जा चुका था। तो इस तरह से माटी वाली के जीवन में एक जो एक आशा थी, जो एक आशा की जिसकी वजह से वो जी रही थी, जिसके कारण वो इतनी मेहनत कर रही थी, आज वो आशा की किरण भी बुझ चुकी थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर माटी वाली चैप्टर का काफी सारा जो पार्ट है वो पढ़ लिया है और मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी का शेष जो भाग है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पाठ को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और कुछ अगर आपको लगता है कि डाउट है या कुछ आपको जो चीजें इससे समझ में आई वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।